पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मुल्क से वफादारी, वतन परस्ती हमारे ईमान का हिस्सा है। मुझे लगता है कि कुछ लोग नासमझी में किसी ने पोस्ट की और उसको आगे उन्होंने बढ़ा दिया। बहरहाल ये नासमझी थी या जानबूझकर किया, जो भी है इसकी हम मजम्मत करते हैं और ऐसे लोग जिन्होंने ये हरकत की है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, उनको पुलिस ने सबक सिखाया है। सवाल जो बना वो ये बना कि क्या राष्ट्र का खुद का जिंदा रहना जरूरी है, बचना जरूरी है या फंडामेंटल राइट जरूरी है। तब ये कहा गया कि नहीं, पहले सबसे बड़ा राष्ट्र का कर्तव्य है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। पहलगाम अटैक के बाद पूरा मुल्क देश के साथ खड़ा है। सेना ने जिस तरह की कार्रवाई की है जवाब में, उसका भरपूर समर्थन मिला है और सब तरफ से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। लेकिन बरेली में इधर आने के बाद 2-3 वारदात इस तरह की सामने आई हैं जिससे शर्मिंदगी का माहौल है। इस वजह से अब वो जाने में है या अनजाने में, ये पुलिस जांच करेगी। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद की पोस्ट को आगे बढ़ाया गया है, उसको देखते हुए ये चौंकाने वाली बात थी कि जब पूरा मुल्क एकजुट खड़ा है तो फिर ये हरकतें किस वजह से हो रही हैं। खैर, पुलिस जांच के बाद उसको साफ कर देगी। लेकिन हमने इसमें जिस तरह से दरगाह आला हज़रत से लगातार सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि कोई भी ऐसी चीज़ आगे नहीं बढ़ाएं जिससे नुकसान हो सकता है या वो कानून के दायरे में आती हो। कानून अपना काम कर रहा है और जहां उल्लंघन होता है, शिकायत मिलने पर उस पर कार्रवाई भी हो रही है। हमारे साथ इस वक्त दरगाह आला हज़रत के मीडिया प्रभारी रहे नासिर कुरैशी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि अभी हाल में जो 3-4 वारदात इस तरह की सामने आई हैं, उसको लेकर उनकी क्या सोच है और वो क्या कहना चाहेंगे। अभी 2-3 इस तरह की वो हुई हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की एक तरह से हिमायत वाली जो पोस्ट थी उसको आगे बढ़ाया गया, पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? वसीम भाई, जैसे देखा गया है आपने, कभी भी पाक की तरफ से किसी भी तरह की नापाक हरकतें की गई हों, दहशतगर्दी हो, उसको लेकर दरगाह आला हज़रत से हमेशा मजम्मत की गई है दहशतगर्दी की। इसी तरह पिछले महीने अप्रैल में पहलगाम में जो अटैक हुआ, इसको लेकर पूरा देश का जो मुसलमान था, चाहे उसमें आम मुसलमान हो या ख़ास मुसलमान हो या उलमा रहे हों या खानकाएँ दरगाह जितने भी खानका के लोग रहे हों, उन्होंने, मस्जिदों के इमामों ने, तमाम लोग सड़कों पर निकले और उन्होंने पाकिस्तान की और दहशतगर्दी की मजम्मत की, अपने देश, अपने मुल्क के साथ खड़े रहे और ऐसी नापाक हरकत की कड़ी शब्दों में मजम्मत की। मुल्क से वफादारी, वतन परस्ती हमारे ईमान का हिस्सा है। ईमान का भी हुक्म यही है कि अपने वतन के साथ खड़े रहो। इसी तरह से जैसे ये जो हरकत हुई, इसके साथ भी हम लोग सब लोग खड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग नासमझी में किसी ने पोस्ट की और उसको आगे उन्होंने बढ़ा दिया। बहरहाल ये नासमझी थी या जानबूझकर किया, जो भी है इसकी हम मजम्मत करते हैं और ऐसे लोग जिन्होंने ये हरकत की है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, उनको पुलिस ने सबक सिखाया है, इसके हम हिमायत करते हैं। ऐसे लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं, वो खुद और अपने परिवार को तो हलाकत में डालते हैं, साथ ही अपने मज़हब को भी जो है शर्मसार करते हैं। देखिए, एक बिल्कुल साफ बात है, नासिर कुरैशी जिस तरह से बता रहे हैं कि शरीयत भी इजाज़त नहीं देती कि किसी बेगुनाह का कत्ल किया जाए। एक बेगुनाह का कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया गया है और जिस तरह से पहलगाम के बाद देश भर में नारे गूंजे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के, वो अब से पहले शायद ही कभी सुने गए होंगे। उलमा से लेके आम मुसलमानों तक ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे और ये मांग हो रही थी कि जिस तरह से बेगुनाहों को मारा गया है पहलगाम में, उसका जवाब सख्त दिया जाना चाहिए और दिया भी गया है। अगर नासिर भाई हम इस तरह से देखें जैसे उर्स का स्टेज हो जाए, या अगर हम सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा क़ादरी एहसन मियाँ की बात करें, तो उन्होंने भी बार बार ये समझाने की कोशिश की है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म है उसका इस्तेमाल हमें बहुत होशियारी से करना है। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा वसीम भाई। इस साल नहीं बल्कि कई सालों से मैं ये देख रहा हूँ, दरगाह सरपरस्त हज़रत मौलाना मोहम्मद सुबहान रज़ा खां सुबहानी मियाँ साहब और सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां क़ादरी एहसन मियाँ साहब का जो पैगाम उर्स में जारी होता है, जिसमें देश और दुनिया के तमाम अक़ीदतमंद और मुरीदीन आते हैं उर्स रज़वी के स्टेज से, उल्मा और ख़ास तौर से हमारे मुफ्ती सलीम नूरी बरेलवी साहब जो मदरसा मंज़र इस्लाम के वरिष्ठ मुफ्ती हैं, उनकी तरफ से भी पैगाम ये दिया जाता है कि मुसलमान नौजवान, ख़ासकर नौजवान,
सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें, इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। कोई ऐसी पोस्ट आती है जो हमें लगता है कि हमारे खिलाफ़ है, हमारे दीन के ख़िलाफ़ है या हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ है, उसको नज़रअंदाज करें। और वक्त पर हम लोग व्हाट्सएप के ज़रिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी लोगों को आगाह करते हैं। और पिछले महीने से भी बराबर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने वतन के साथ खड़े रहें, अपने वतन से मोहब्बत करें। और इस तरह की अगर कोई पोस्ट आती है तो उसको नज़रअंदाज करें और कानून का सहारा लें। बीच बीच में जो इमाम हैं मस्जिदों के और उलमाए कराम हैं, उनसे भी कहा गया है कि आप इस तरह से जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है उसके बारे में लोगों को जानकारी दें और एक माहौल बनाने की कोशिश करें कि ये फ़ायदे की भी चीज़ है और नुकसान का भी सबब है। जी, जब उर्स रज़वी के स्टेज से ऐलान हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश और दुनिया के जो वहाँ पर उलमा आते हैं, मुफ्ती आते हैं, तमाम खानकाहों के सज्जादगान आते हैं, उन तक ये पैगाम पहुँचाया जाता है कि वो जो जब अपने अपने शहर, अपने अपने वतन लौटे तो यहाँ का पैगाम सोशल मीडिया का, मतलब कई पैगाम जारी किए जाते हैं उसमें। जैसे शादियों में जो फजूल खर्ची है, बेटी शादी, ये दहेज को लेकर है, और भी बहुत से ऐसे पैगाम हैं। उसी में का एक हिस्सा जो है सोशल मीडिया के इस्तेमाल का भी है। तो उससे उलमाओं को पैगाम ये दिया जाता है कि वो लोगों को आगाह करते रहें, मस्जिदों से भी आगाह करें कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही करें। अभी आपने दरगाह आला हज़रत की मीडिया पर भारी रहे नासिर कुरैशी को सुना। अब हम आपको ला के जानकारों से रूबरू कराते हैं, सुनवाते हैं कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे एडवोकेट शिरीष मेहरोत्रा इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। कुछ पाकिस्तान प्रेमी जो युवक हैं वो उनकी वीडियो लगाते हुए नजर आए हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद तक के उन्होंने भारत देश के अंदर नारे लगाए और उसके बाद पुलिस ने उनकी पूरी तरीके से मरम्मत की है और उसके बाद उनको जो है पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए भी सुना गया है। ऐसे में विधिक राय के लिए जानते हैं कि क्या मेन मकसद जो इसके पीछे रहता है और उसमें क्या कानूनी कार्रवाई होती है और पुलिस इस पर क्या एक्शन कर सकती है। कानून के बड़े जानकार यहाँ पर वरिष्ठ यहाँ पर अधिवक्तागण मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। हालांकि इंडिया ने वॉर डिक्लेयर तो नहीं करा, लेकिन हालात ये युद्ध से कम नहीं थे और ये हर सिटीज़न का ये एक जिम्मेदारी है कि वो अपने देश की तरफदारी करे और उसके लिए ज़रूरत पड़े तो अपना खून बहाए। अब समस्या ये आती है कि जब किसी भी कारण से आप अपने देश का साथ नहीं दे रहे हैं और किसी दूसरे मुल्क का साथ दे रहे हैं तो ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। इससे पता चलता है कि आपका जो एक नेशनल कैरेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं जो ऐसा कर रहा है उसमें कमी है कहीं पे। आईपीसी में जो सेडिशन थी, जो ट्रीजन नाम से बना दी गई है, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई आदमी अपने देश की चुनी हुई सरकार या अन्यथा देश के हितों के खिलाफ अगर जाकर कोई कृत्य करता है तब उसके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया जा सकता है। और ऐसे में जो हम सब ने देखा कि किस तरीके से निहत्थे हिंदुस्तानियों के ऊपर वार किया गया, 26 लोगों की जानें गई और भारत की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। तो ऐसे में यदि कोई व्यक्ति हमारी सशस्त्र सेनाओं के मनोबल को नीचे गिराने का काम करता है तो निश्चित रूप से लॉ जो कानून जो है वो समाज को और देश की रक्षा के लिए है और निश्चित रूप से कानून ऐसे में एक्शन में आता है। और अगर यदि ऐसा कोई कार्य विधि सम्मत कार्य किया गया है तो मैं समझता हूँ पुलिस ने एक अच्छा कार्य किया है। अच्छा, क्या उसमें सजा का भी कोई प्रावधान है क्या? हाँ, सजा का प्रावधान है। अगर ये मेट आउट हो जाता है कि इस तरीके से उन्होंने जो काम किया है वो अपराध की श्रेणी में आता है तो तब निश्चित रूप से सजा उनको दी जाएगी। इस तरीके से तमाम जो इस समय स्थितियाँ चल रही हैं, आपका क्या लोगों के लिए मैसेज है कि सोशल मीडिया पर क्या जो है मतलब एहतियात बरतें? देखिए, मेरा ये कहना है कि हम लोग एक तो तथ्य होता है, तथ्य को ठीक तरीके से सामने रखा जाए। लोग एनालिसिस अपने हिसाब से करते हैं, मैं समझता हूँ उसकी छूट उन्हें होनी तो चाहिए, परंतु ये देखना पड़ेगा हमको कि जो हमारा एनालिसिस है वो हमारे राष्ट्र हित में है या नहीं है। जब हम आर्टिकल 19(1) की बात करते हैं, राइट टू फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तब हम देखते हैं कि वो जनरल एक्सेप्शन है उसमें कि उसमें नेशनल सिक्योरिटी के वो नीचे आता है। तो भारत की जो राष्ट्र की सिक्योरिटी है वो पहले है और राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब जैसे आप मान लीजिए ये बताया जाए कि साहब फला जगह से आज जो है टैंक निकले हिंदुस्तान के या बख्तरबंद गाड़ी, मिलिट्री मूवमेंट है, तो वो आप नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है। नो, क्योंकि दैट इज सब्जेक्ट टू नेशनल सिक्योरिटी। आपकी नाक तभी तो वहीं से शुरू होगी जहाँ पे मेरी नाक खत्म होगी। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। आप जानते हैं कि मैं भी, हमारे साथ नसीम अख्तर साहब हैं, हेड रहे हैं लॉ डिपार्टमेंट में बरेली कॉलेज के, मैं भी वहाँ प्रोफेसर रहा। तो एक कानून है कि जब
विंस्टन चर्चिल के सामने ऐसा केस आया कि जहाँ पर वहाँ की इंग्लैंड के ये मसला पहुँचा कि क्या फंडामेंटल राइट जो हैं वो देश में, वो युद्ध में थे, वर्ल्ड वॉर में थे वो लोग, और तब ये सवाल पूछा गया कि क्या देश में बोलने का जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सवाल जो बना वो ये बना कि क्या राष्ट्र का खुद का जिंदा रहना ज़रूरी है, बचना ज़रूरी है, या फंडामेंटल राइट ज़रूरी है। तब ये कहा गया कि नहीं, पहले सबसे बड़ा राष्ट्र का कर्तव्य है कि वो अपनी सुरक्षा करे, और फंडामेंटल राइट्स एक व्यक्ति के हैं, निश्चित रूप से वो उनके बहुत पवित्र स्थान है, लेकिन देश के आगे हमें उनको कुछ समय के लिए, जब तक ये परिस्थितियाँ चलती हैं, उनको थोड़ा सा नीचे के पायदान पर लाना पड़ेगा। बहरहाल ये साफ हो गया कि बोलने और कहने की आज़ादी से कहीं ऊपर हमारा मुल्क है, लिहाजा कोई भी ऐसी चीज़ हमें नहीं करनी है जिसकी ना तो हमें कानून और ना ही वो मजहब इजाज़त देता है जिसके हम मानने वाले हैं।